नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। दीदी, मैंने अपने सास ससुर पति का ठेका ले रखा है, आपका नहीं और ना ही आपके पति और बच्चों का। भाभी, कैसी बात कर रही हो? जब सास ससुर देवर आपके हैं तो ननंद भी तो आपकी ही होगी ना। आपने ननंद को सबसे अलग क्यों कर दिया? नहीं दीदी, मैंने ननंद को अलग नहीं किया, लेकिन मुझे आप जैसी ननंद तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ननंद की सेवा होती है, लेकिन जो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आए, पूरी जिंदगी बसने वाली ननंद की सेवा नहीं की जाती और ना ही मैं करूंगी। शादी के बाद भी ससुराल ना जाकर मायके में ही बसने वाली लड़की मेरी ननंद नहीं हो सकती। आपकी सेवा करूं, आपके पति की सेवा करूं, आपके बच्चों की भी करूं, मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद अपना परिवार संभालिए। सुबह शाम किचन में मेरे साथ हाथ बटाइए, घर के कामों में साथ दीजिए, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर आप अपनी मनपसंद का खाना अपने हिसाब से बनाकर खा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लिया माँ, सुन लिया अपनी लाडली बहू को कैसे जबान चला रही है। जरा भी शर्म नहीं आ रही कि बड़ी ननंद से कैसे बोलते हैं। इसकी नजरों में तो ननंद की कोई इज्जत ही नहीं है। दीदी, इज्जत है, लेकिन इज्जत बनाने वाले काम भी तो करने चाहिए। शादी हो गई है, आप अपने घर से अगर 10 दिन के लिए आती तो मैं आपकी सेवा करती, आपको एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीने देती, जो कहती मैं करती आपके लिए। लेकिन आप अब मेरी ननंद नहीं, आप मेरी पाटीदार हो गई हो। जिंदगी भर पति और बच्चों के साथ यहीं आपको रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर यह ननंद वाली हेकड़ी तो छोड़ ही दीजिए। सुन लो माँ, तुम्हारी आंखों के सामने ही ये सब कुछ हो रहा है। अब ये मत बोलना कि मैं गलत हूँ, तुम्हारी बहू सही है। सरला जी बेटी और बहू दोनों की लड़ाई सुन सुनकर थक चुकी थी। ना बेटी को कुछ बोलती, ना ही बहू को। बहू को इसलिए नहीं कहती थी कि बहू बेचारी अपनी तरफ से गलत नहीं थी, और बेटी को कुछ कहती तो बेटी रोना धोना करके घर में तनाव का माहौल बना देती। उसका पति वह अलग से ही दामाद होने का हक जताता रहता। उसे भी रोज बैठे बैठे सुबह दोपहर शाम खाने को अच्छे अच्छे पकवान ही चाहिए। काम धंधा नौकरी से कोई मतलब नहीं था, बस बैठे बैठे अच्छा खाने को मिल जाए और पूरे दिन टीवी देखने या मोबाइल, इसके सिवा सूरज के पास कोई भी काम नहीं था। वह अपना दिन बहुत ही मजे से काट रहा था। सरला जी की बेटी मधु काम के चक्कर में ससुराल से भागकर मायके में रहती थी। साथ साथ उसका पति सूरज भी जाने कौन से दिमाग का आदमी था। ससुराल आकर बैठकर खाने में अपनी सेवा करवाने में उसे बहुत मजा आता। सूरज को लगता बस यही इज्जत भरी जिंदगी चल जाएगी। धीरे धीरे मधु को मायके आए 2 साल हो गए थे और इस बीच उसका एक बेटा भी हो गया था। मधु की सास बार बार मधु को बुलाती, वो हफ्ते दिन के लिए जाती और फिर वापस आती। मधु का साफ साफ कहना था कि पूरे घर का काम मुझे अकेले करना पड़ता है। किचन में तो 24 घंटे में से 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है, इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। और मायके में पड़ी पड़ी अपने पकवानों की लिस्ट साक्षी को पकड़ाती जाती। भाभी, आज आपके नंदोई जी का पकौड़े खाने का मन हो रहा है, तो कभी अपने हाथों के छोले कुलचे खाने का, तो कभी छोले भटूरे खाने का। आए दिन नई नई फरमाइशें साक्षी के सामने होती रहती। शुरू शुरू में तो साक्षी ने कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ करती गई, लेकिन सेवा आओ भगत भी 10 दिन 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की जा सकती है। इससे ज्यादा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। लेकिन साक्षी को आज पूरे 2 साल हो गए थे। मधु और सूरज के नखरे उठाते उठाते अब साक्षी को मधु की हरकतें पसंद नहीं आती। इसलिए उसने कई बार मधु को समझाने की कोशिश की, लेकिन मधु साक्षी से लड़ बैठती। सरला जी खुद बेटी का घर उजड़ता देख उसे अपने पास बैठाकर बड़े ही प्यार से कई बार समझाया,
घर परिवार समाज के बारे में भी बताया, लेकिन साक्षी पर तो जैसे माँ की बातों का कोई असर ही नहीं होता। जैसे ही सरला जी कुछ कहती, वह तुरंत चिल्लाने लगती, चीखने लगती, इतना रोना धोना करती कि बेचारी सरला जी सूरज के सामने बेइज्जती ना महसूस हो, इसलिए उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने साक्षी को कभी भी मधु को समझाने से मना नहीं किया, और यही एक कारण था कि साक्षी कुछ भी मधु को बोल देती। सरला जी कभी भी साक्षी को नहीं डांटती। उन्हें पता था कि बहू बेटी की भलाई के लिए ही बोल रही है। साक्षी और मधु की लड़ाई आए दिन चलती ही रहती थी। देखते ही देखते ठंडियों का मौसम आ गया। अब तो मधु जो भी थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ बटाती थी, सर्दियों के चलते कंबल से बाहर ही नहीं आती। ठंडियों में उसे सब कुछ साक्षी के हाथों बेड पर ही चाहिए था, जो कि साक्षी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने साफ साफ बोल दिया, दीदी, अगर आपको बैठे बिठाए खाने का शौक है तो खुद बनाकर खाइए। अगर आपको ठंड लग रही है तो मुझे भी ठंड लग रही है। आपका खून लाल है तो मेरा पीला नहीं है, मेरा भी लाल है। मुझे भी ठंड लगती है, मैं भी इंसान हूँ। साक्षी का इतना बोलना ही मधु खाना पीना छोड़ देती, और जो आफत घर में करती वह अलग ही थी। मधु की यह रोज रोज की नौटंकी देख साक्षी ने कुछ सोचते हुए सरला जी से कुछ बात कर अपने भाई को फोन करके अगले दिन आने के लिए बोल दिया। अपना बैग पैक कर लेती और अगले दिन जैसे ही साक्षी का भाई आया, वह मायके चली जाती। साक्षी को ऐसे अचानक मायके की ओर जाता देख मधु सरला जी से पूछती है, माँ, भाभी अचानक मायके क्यों जाने लगी? अरे बेटा, उसकी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए देखने जा रही है। अच्छा, 2-3 दिन में तो आ ही जाएंगी। नहीं बेटा, अब उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कैसे आएगी? और कब आएगी कब नहीं आएगी वह तो वही बताएगी ना। लेकिन माँ, वह क्यों बताएंगी? उसे कब आना है कब नहीं आना, वह अपने मन की मालकिन है क्या? आप कुछ नहीं हो, वह अपने मन से कब से आना जाना करने लगी। बेटा, उसे अपने मन के फैसले लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। तेरा देखकर ही वो मुझे बिना पूछे चली गई, तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? माँ की बात सुनकर मधु चुप हो जाती है। अब शाम का खाना बनाने का टाइम था। माँ के साथ ही मधु किचन में हाथ नहीं बटाती। थोड़ा बहुत काम करके वह सीधा कंबल में चली जाती। सरला जी पूरा अकेला खाना बनाती, साफ सफाई करती, घर के सारे काम करती। 1-2 दिन तो सरला जी ने मधु से कुछ नहीं कहा और सारा काम अकेले ही संभाला हुआ था। लेकिन जिस लड़की को माँ को देखकर भी तरस ना आए, उस लड़की को सबक सिखाना बहुत जरूरी सा हो गया था। साक्षी के बताए अनुसार सरला जी एक दिन मधु को कुछ पैसे देते हुए बोली, बेटा, काफी दिन हो गए हैं, तुझे मैंने कुछ भी खरीदने को नहीं दिया। एक काम कर, यह कुछ पैसे ले और दामाद जी के साथ जाकर अपनी मनपसंद की कोई भी चीज खरीद लेना, तुझे जो भी अच्छा लगेगा। पैसे पाते ही मधु खुश हो जाती है और तुरंत पति के साथ मार्केट निकल जाती है। जब तक मधु मार्केट से आती, तब तक सरला जी झूठ का पैर में प्लास्टर चढ़ाकर आ जाती, और जैसे ही 2-3 घंटे बाद मधु अपने पति के साथ आती, तो माँ का पैर टूटा हुआ प्लास्टर चढ़ा देख वह घबरा जाती और बोलती, माँ, यह क्या हो गया? ये कैसे हो गया अचानक? तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। अरे बेटा, कैसे फोन करती, मुझे तो होश ही नहीं रहा, फोन की तो बात ही दूर है। अचानक से जाने कैसे बाथरूम में पैर फिसल गया। वो तो भला हो पड़ोसियों का, जो जैसे तैसे मुझे अस्पताल ले गई। माँ की हालत देख मधु दुखी हो जाती है। अब तो सरला जी 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पर थीं। अब सारा काम अकेले मधु के ऊपर पड़ गया था।
मधु अकेले घर का काम संभालते संभालते परेशान हो गई। बच्चे का दूध, चाय, पानी, खाना, नाश्ता, घर की साफ सफाई करते करते उसका पूरा दिन ही निकल जाता। रात होते होते बेचारी थक के चकनाचूर हो जाती थी। करीब 1 हफ्ते बाद उसने सरला जी से कहा, माँ, अब तुम भाभी को फोन करके बोल दो चुपचाप से आने के लिए। आप बता देना आपके साथ जो घटना हुई है। इतने दिन रह तो लिया मायके में, अब और कितना रहेंगी? इस समय उन्हें यहाँ रहना चाहिए, आपकी सेवा करनी चाहिए। उसकी माँ की सेवा करने के लिए तो उसके भैया भाभी हैं। अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बस मायके के चक्कर में पड़ी रहती हैं। ठीक है बेटा, तू कहती है तो पूछती हूँ। पूछना नहीं है माँ, साफ साफ बोलो कि चुपचाप से चले आओ। ठीक है। सरला जी ने साक्षी को फोन लगाकर मधु के सामने ही सारी बात बता डाली और उसे आने के लिए कहती हैं। फोन स्पीकर पर था। सारी बात सुन साक्षी ने कहा, माँ जी, अभी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना सुनते ही मधु फोन लेते हुए कहती है, भाभी, यह क्या तरीका है? क्या टाइम लगेगा? अब आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेंगी तो क्या 4 महीने मायके में रहोगी? यहाँ आपकी सास को आपकी जरूरत है और आप मायके में बैठी हो। आपकी सेवा से ही आपकी माँ ठीक होगी, सास की जरा भी फिक्र नहीं है। क्यों दीदी, आपने तो खुद मायके में बसेरा ले लिया है, इसमें कोई बुराई नहीं लगती। और अगर मैं 4 महीने रह गई तो आपको बुराई दिखने लगी। और वैसे भी आप हो तो माँ जी के साथ, आप करिए माँ जी की सेवा। आपकी माँ है ना, मेरी माँ की सेवा मैं कर लूंगी। अपनी माँ की सेवा आप कर लो। ऐसा भी कौन सा पहाड़ काम हो गया जो आपसे नहीं हो पा रहा है? मैंने साफ साफ बोल दिया है ना कि मैं नहीं आऊंगी। जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी तो मतलब नहीं आऊंगी। अब आपको जो भी समझना है, सोचना है, आप सोच लो। भाभी, आप दिन पर दिन बहुत ही मुफट होती जा रही हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूंगी, मत आओ, मायके में ही रहो। लेकिन तुम्हारे पति को कौन बनाकर खिलाएगा, उसके बारे में भी सोच लो। मेरी माँ है तो मैं बनाकर खिला दूंगी, लेकिन तुम्हारे पति का? ठीक है दीदी, अगर मेरे पति का पेट ही ज्यादा है तो मैं कल से अपने पति को अपने पास ही बुला लेती हूँ। वो भी यहीं से ऑफिस चले जाया करेंगे। जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी फिर हम दोनों घर आ जाएंगे। अब तो सही रहेगा ना? कहते हुए साक्षी ने फोन काट दिया। मधु हैरानी से फोन देखती रह गई। देखा माँ, इसकी जबान कितनी चलने लगी है, जरा भी तमीज नहीं बची इसके अंदर। देखा क्या क्या बोल रही थी। बेटी की बात सुनकर सरला जी कुछ भी नहीं कहती हैं। अगले दिन सरला जी का बेटा राघव भी साक्षी के पास चला जाता है। घर में ना कोई रौनक रह गई थी और ऊपर से घर का सारा काम अकेले मधु के ऊपर ही आ गया था। घर के लिए राशन, पानी, सब्जियां लाना, घर का, किचन का सामान, ऊपर से सरला जी की देखभाल करना, सब कुछ मधु और सूरज के ऊपर ही आ गया था। सूरज के पास तो पैसे थे नहीं जो घर के खर्च उठा पाता। सरला जी के पास जितने भी पैसे होते वो घर के खर्च के लिए दे देती थी। 10 दिन में ही मधु सूरज की हालत खराब हो गई थी। एक तरह से पूरा घर सरला जी उनके ऊपर हो गई थी। ना घर का खर्च चल पाता था, ना सरला जी की देखभाल हो पाती थी। मधु अकेले परेशान हो गई थी और बार बार साक्षी को 1000 गालियां भी दी जा रही थी। सरला जी सब कुछ चुपचाप बैठी सुनती रही। एक तो ठंड, ऊपर से पूरे दिन काम, सरला जी की देखभाल। मायके में मधुरानी की जगह नौकरानी बन गई थी। मधु ने अपनी सारी परतें लगा ली, लेकिन फिर भी साक्षी ससुराल नहीं आई। आखिरकार मधु अपनी माँ के सामने गुस्से में बोल पड़ी, माँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। जब मुझे इस घर में आकर नौकर की तरह काम ही करना है, मेरे पति को भी अंदर बाहर सारा अकेले देखना है, इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ही काम कर लूं। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी, मायके का एहसान तो नहीं रहेगा ना मेरे ऊपर। मैं जा रही हूँ कल के कल अपने पति को लेकर।
बोल देना अपनी लाडली बहू से, देखते हैं कितने दिन माँ की सेवा करती है। और तुम जो बहू वाली बन रही हो, बोल दो अपनी बहू को कल आ जाए। मैं तो अब यहाँ नहीं रहने वाली। कहते हुए मधु अपने कमरे से जाकर सारा सामान पैक करने लगती है। बेटी को सामान पैक करता हुआ देख मुस्कुरा पड़ी थी सरला जी। आज पहली बार उनकी बेटी गुस्से में ही सही, कम से कम ससुराल जाने के लिए तैयार तो हुई। उसे यह समझ में तो आया कि चाहे मायका हो या ससुराल, जहां रहोगी काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए कहीं भी गुजारा नहीं है। सरला जी ने धीरे से फोन करके साक्षी को सारी बात बता दी और अगले दिन मधु के जाने से पहले ही साक्षी भी आ जाती है। साक्षी को देख मधु गुस्से में मुंह फेर लेती है और अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, मिल गया महारानी को टाइम। आ गई दीदी, मैं तो माँ जी को देखने आई हूँ। मैं तो यह कह रही थी 2-4 महीने और रुक जाती ताकि मैं अपनी माँ की और सेवा कर लेती। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बहुत रह लिया, बहुत देख लिया, अब अपने घर को संभालो, मैं अपना घर संभालूंगी। कहते हुए माँ से विदा लेकर मधु अपने ससुराल चली जाती है। सरला जी को बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतना ड्रामा करने के बाद ही सही, कम से कम अब मधु अपने ससुराल तो गई। मधु को ससुराल भेजने के चक्कर में बेचारी साक्षी को भी मधु की नजरों में बुरा बनना पड़ा, लेकिन साक्षी को इस बात का जरा भी दुख नहीं था। उसे भी सरला की तरह मधु के ससुराल जाने की खुशी हो रही थी।